गांव में सुबह की पहली किरण के साथ शुरू होती है गांव के एक गरीब किसान की कहानी, जो मजबूर है अपनी गरीबी से। ये कहानी है हरिया की, जिसके फटे हुए कपड़ों पर पसीने की गंध नहीं, बल्कि उसके बच्चों के सुनहरे भविष्य का सपना महकता था। चिलचिलाती धूप में मिट्टी से सोना उगाने वाले इस किसान के पास दौलत के नाम पर सिर्फ 2 बैल और एक छोटा सा कच्चा मकान था। उसके लिए उसका बेटा आर्यन उसकी पूरी दुनिया था, जिसे वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहता था। खेत की ओर जाते समय उसके मन में द्वंद्व चलता रहता है। एक तरफ जमीन से उसका जुड़ाव और दूसरी तरफ साहूकार के ब्याज का डर। उसकी मेहनत तो जी तोड़ है, लेकिन नियति अक्सर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। मिट्टी को सोना बनाने का हुनर रखने वाले उस किसान के हाथ आज चंद पैसों के लिए मोहताज है। अरे ओ हरिया, कहाँ दुबका बैठा है? 3 महीने हो गए, न मून का पता है न ब्याज का। क्या इरादा है? मेरा पैसा हजम करने का सोच लिया है क्या? अरे नहीं साहूकार जी, ऐसी बात मत कहिए। मैं तो बस इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। ये बारिश और सूखी खेती का बहाना किसी और को सुनाना। मुझे मेरा पैसा चाहिए, और वो भी आज शाम तक। वरना याद रखना, वो 2 बीघे जमीन जो गिरवी रखी है ना, वो कल से मेरी होगी। साहूकार जी रहम कीजिए, जमीन छिन गई तो मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। अगली फसल तक का समय दे दीजिए, मैं पाई पाई चुका दूंगा। रहम घर पर छोड़कर आया हूं। ब्याज की रकम बढ़कर अब मूल से भी ज्यादा हो गई है। अगर पैसे नहीं है तो अपनी बैलगाड़ी ही दे दे, कुछ तो हिसाब बराबर हो। वो बैल ही तो मेरी जिंदगी है सरकार, उनके बिना खेती कैसे करूंगा? बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। ठीक है, 2 दिन का वक्त और देता हूं। अगर तीसरे दिन पैसे नहीं मिले तो तेरे घर की चौखट पर मेरी मोहर लगेगी, याद रखना। ठीक है हरिया, ये तेरी आखिरी मोहलत है। याद रखना, तीसरे दिन मैं फिर आऊंगा, और उस दिन ना तेरी मिन्नतें सुनूंगा ना तेरे आंसू। या तो मेरी पाई पाई चुका देना, वरना अपनी जमीन का कागज हाथ में लेकर तैयार रहना। साहूकार के जूतों की आवाज दूर होती गई, लेकिन उसके शब्द हरिया के कानों में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। हरिया वहीं धूल भरी जमीन पर बैठ गया। उसके सामने अब सिर्फ 3 दिन और एक जिंदगी भर का संघर्ष था। रात का सन्नाटा था और घर में मिट्टी के तेल के दिए की मध्यम रोशनी जल रही थी। हरिया और सरला जमीन पर बैठे सूखी रोटी और प्याज खा रहे थे, पर हलक से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। मास्टर जी कह रहे थे कि दीपू की स्कूल की फीस अगले हफ्ते तक भरनी होगी, वरना उसका नाम कट जाएगा। बच्चा पढ़ने में इतना होनहार है, उसका साल खराब हो गया तो। जानता हूं सरला, दिन भर यही सोच रहा था कि साहूकार को गहने भी दे दिए, फिर भी उसका प्यास नहीं बुझी। अभी भी ब्याज का पहाड़ खड़ा है। अगर दीपू की फीस भरी तो साहूकार के आदमी घर आ धमकेंगे, और अगर उन्हें दिया तो दीपू का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। क्या गांव में कोई ऐसा नहीं जो हमारी मदद कर सके? दीपू बड़ा होकर अफसर बनेगा तो हमारे सारे दुख काट देगा। बस ये कुछ साल निकल जाएं। सबकी अपनी परेशानियां हैं सरला। इस गांव की मिट्टी तो सोना उगलती है, पर हम जैसों की किस्मत में सिर्फ पसीना लिखा है। पर तू फिक्र मत कर, कल सुबह मैं शहर जाकर कुछ मजदूरी ढूंढूंगा। भूखा रह लूंगा, पर अपने बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। दोनों चुप हो गए, पर आंखों में छिपे आंसू और आने वाले कल की फिक्र उस छोटी सी झोपड़ी में साफ महसूस की जा सकती थी। एक दिन स्कूल से दीपू रोता हुआ घर आया। रामू ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा? पापा, मुझे नहीं जाना स्कूल। मैं अब और नहीं पढ़ूंगा। नहीं पापा, मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती। आप और माँ भूखे पेट सोते हो ताकि मेरी फीस भर सको। साहूकार आपको डांटता है, बेइज्जत करता है। ये सब मेरी पढ़ाई के लिए ही तो है ना। मैं कल से कन्हैया काका के साथ मजदूरी पर चला जाऊंगा। मैं भी पैसे कमाऊंगा, फिर साहूकार हमारे घर कभी नहीं आएगा। पागल मत बन लाल, तेरी पढ़ाई ही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। तू मजदूरी करेगा तो हम जीते जी मर जाएंगे। तू ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? स्कूल में किसी ने कुछ कहा क्या तुझे, मेरे राजा बेटा?
पापा, टीचर ने कहा है कि अगर कल तक नई किताबों का सेट और एनुअल एक्टिविटी फीस के 5,000 रुपए जमा नहीं किए तो मुझे क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा। पुरानी किताबों से पढ़ने पर उन्होंने सबके सामने मुझे डांटा। उसका दिल बैठ गया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो सुन्न होकर वहीं बैठ गया, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले उसने सुनहरे भविष्य के सपने संजोते हुए साहूकार से बीज और खाद के लिए भारी कर्ज लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उस कर्ज की भरपाई कैसे करेगा। रामू का दिल बैठ गया। अभी कुछ दिन पहले ही उसने बीज और खाद के लिए कर्ज लिया था। वो तुरंत स्कूल पहुंचा और प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैडम, इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है, बस 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, मैं पाई पाई चुका दूंगा। देखो हरिया, ये स्कूल है, कोई धर्मशाला नहीं। यहाँ नियम सबके लिए बराबर है। पैसे नहीं है तो बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में डाल दो। फालतू का दिखावा क्यों करते हो? रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर निकला तो देखा कि स्कूल के गेट पर महंगी गाड़ियों की कतार लगी थी। अमीर माँ बाप अपने बच्चों को पिज्जा और बर्गर खिला रहे थे, जबकि उसका बेटा घर पर सूखी रोटी खाकर स्कूल जाने के सपने देख रहा था। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात ऐसी ओलावृष्टि हुई कि रामू की पूरी फसल मिट्टी में मिल गई। सुबह जब उसने खेत देखा तो उसे लगा जैसे उसकी मेहनत नहीं, उसकी उम्मीदें दफन हो गई हैं। ओलावृष्टि से बर्बाद हुए अपने खेत को देखकर रामू अभी संभला भी नहीं था कि गांव के रास्ते में उसे साहूकार मिल गया। क्यों रे हरिया, सुना है कुदरत ने तुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी कर दी। फसल तो मिट्टी में मिल गई, अब मेरे कर्ज की किस्त कैसे चुकाएगा? हरिया रामू ने कांपते हाथों से साहूकार के पैर छू लिए। मालिक, आप तो देख ही रहे हैं, सोचा था फसल बेचकर आपके कुछ पैसे दे दूंगा और बेटे की स्कूल की फीस भर दूंगा, पर अब तो घर में दाने के भी लाले हैं, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। साहूकार ठहाका मारकर हंसा। हरिया, मोहब्बत अपनी जगह और धंधा अपनी जगह। मुझे कल तक अपनी किस्त चाहिए, वरना तेरा वो छोटा सा मकान और बैल अब मेरे हुए। और रही बात तेरे बेटे के स्कूल की, तो ये अमीरों के चोंचले पालना छोड़ दे। कल से उसे मेरे तबेले पर काम पर भेज देना, कुछ बोझ कम हो जाएगा तेरा। रामू को बेबसी की हालत में छोड़कर साहूकार इतना कहकर वहां से चला गया। हरिया का खून खौल उठा। एक तरफ स्कूल वालों ने उसके बेटे का भविष्य छीन लिया था और दूसरी तरफ ये साहूकार उसे गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना चाहता था। हरिया घर पहुंचा तो दीपू अपनी पुरानी और फटी हुई किताबों को सहेज रहा था। रामू ने उसे देखा और एक सख्त फैसला लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, ये शहर की चमक धमक और ये पत्थर दिल लोग हमारे नहीं हैं। ये स्कूल और ये साहूकार सिर्फ हमारी मजबूरी का फायदा उठाना जानते हैं। हरिया ने गांव के कुछ और गरीब किसानों को इकट्ठा किया जिनकी फसलें बर्बाद हुई थी। उसने कहा, अगर हम अलग अलग रहे तो ये साहूकार हमें खा जाएगा और स्कूल वाले हमारे बच्चों को अनपढ़ रखेंगे। क्यों ना हम अपनी बची खुची ताकत को एक करें। हरिया की हिम्मत देखकर गांव वाले साथ आए। उन्होंने मिलकर पंचायत बुलाई और सरकारी मदद के लिए गुहार लगाई। रामू ने हार नहीं मानी। हरिया ने दीपू से कहा, बेटा, ये मिट्टी हमें भूखा नहीं सोने देगी। ये स्कूल वाले तुझे किताबों का ज्ञान दे सकते थे, लेकिन जिंदगी का सबक ये मिट्टी ही देगी। तू मेहनत कर, मैं दिन रात मजदूरी करूंगा, पर तुझे उस साहूकार के तबेले में कभी नहीं जाने दूंगा। हरिया ने अपनी बैलगाड़ी बेची, साहूकार का कुछ कर्ज चुकाया और बाकी के लिए दिन रात शहर में मजदूरी करने लगा। दीपू ने भी जिद पकड़ ली।
वो सुबह पिता के साथ काम करता और दोपहर में पुराने अखबारों और फेंकी हुई किताबों से खुद पढ़ता। हरिया शहर की तपती सड़कों और कंक्रीट के जंगलों में दिन रात अपना खून पसीना एक कर रहा था, ताकि उसकी गरीबी की बेड़ियां उसके बेटे के पैरों की जंजीर ना बने और वो पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान कहानी बन तब सके। बदली जब 3 साल बाद दीपू ने ओपन स्कूल की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। उस दिन वही प्रिंसिपल और वही साहूकार रामू की झोंपड़ी के बाहर खड़े थे। साहूकार अपना नाम चमकाने के लिए और प्रिंसिपल अपने स्कूल की साख बचाने के लिए। हरिया की बीवी की आंखों में बरसों का दर्द और स्वाभिमान एक साथ झलक उठा। उसने साहूकार और प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए 2 टूक शब्दों में कहा, साहब, जब हरिया शहर में दिन रात एक कर रहा था और हम दाने दाने को तरस रहे थे, तब कहाँ थे आप? आज मेरा बेटा कामयाब हुआ तो अपनापन दिखाने चले आए। याद रखना, सूखे कुएं की कदर प्यास बुझने के बाद नहीं होती। हमें तुम्हारी झूठी मदद की अब कोई जरूरत नहीं। शहर की भागदौड़ और शोर शराबे के बीच जब हरिया को खबर मिली कि उसके बेटे ने इतिहास रच दिया है और उसकी पत्नी ने समाज के ठेकेदारों को आईना दिखाया है, तो वो एक पल भी वहाँ रुक ना सका। वो उसी रात की बस पकड़कर गांव पहुंचा। जैसे ही वो गांव की सीमा पर पहुंचा, सूरज की पहली किरणें मिट्टी को चूम रही थी। हरिया के कपड़े धूल से सने थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून था। घर के आंगन में कदम रखते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटा साथ खड़े हैं। हरिया को देखते ही पत्नी की आंखों से सब्र का बांध टूट गया। मैंने शहर की उन ऊंची इमारतों में बहुत वक्त बिताया, पर सच तो ये है कि मेरा दिल इसी मिट्टी में पड़ा था। वहाँ लोग मुझे मजदूर कहते थे, पर यहाँ आकर समझ आया कि मैं एक बाप हूँ जिसका बेटा आज जीत गया। बेटा, मैंने शहर में पत्थर ढोए ताकि तू अपनी तकदीर लिख सके। आज तेरी माँ ने जो बात कही है, उसने मेरी बरसों की थकान मिटा दी। हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। आप आ गए, अब हमें किसी और की जरूरत नहीं। इन लोगों ने समझा था कि गरीबी इंसान का ईमान और हिम्मत दोनों तोड़ देती है, पर इन्हें नहीं पता था कि एक किसान के परिवार की जड़ें कितनी गहरी होती हैं। हरिया ने अपने बेटे को गले लगाया और पूरे गांव के सामने गर्व से कहा, सुन लो सब, शहर की चकाचौंध ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पर सबसे बड़ा सबक ये मिला कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। अब मेरा बेटा अफसर बनकर किसी का कर्ज नहीं चुकाएगा, बल्कि इस गांव के हर गरीब बच्चे के लिए शिक्षा का वो रास्ता खोलेगा जिसे इन पत्थर दिल लोगों ने बंद कर दिया था। कहानी के अंत में बस एक ही संदेश रहेगा, शिक्षा किसी बड़ी इमारत की मोहताज नहीं होती। उसे तो बस एक पिता के संघर्ष और एक बेटे के संकल्प की जरूरत होती है। अगर आपको इस गरीब किसान और उसके स्वाभिमान की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी एक शेयर किसी और को भी हिम्मत दे सकती है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।